फिट उदयपुर में हमारे मेहमान हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित रिबेलो। डॉक्टर रिबेलो, आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर रिबेलो, कैंसर एक भयानक रोग जिसके जिक्र से ही लोगों के दिल दहल जाते हैं। आप उसे डील करते हैं। बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, बहुत सारे कैंसर के प्रकार हैं, लेकिन फेफड़ों का कैंसर उसमें से एक महत्वपूर्ण कैंसर है और दुर्भाग्य से हमारे देश में बहुत सारे लोग इसके शिकार होते हैं। बताएं कि हमारे यहाँ पर फेफड़ों का कैंसर या लंग कैंसर होने के प्रमुख क्या क्या कारण हैं? लंग कैंसर होने के सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही होती है कि स्मोकिंग। जब भी कोई भी तंबाकू का उत्पादन करेंगे तो वो लंग कैंसर का रिस्क को ज़्यादा करती है। तो स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग कैंसर। अगर स्मोकिंग कम कर ले तो आधे लंग कैंसर्स कम हो जाएंगे। पर ये नहीं कि स्मोकिंग इज़ द ओनली कॉज ऑफ लंग कैंसर, दूसरे वजह से भी आ सकती है। अभी क्या है कि काफ़ी लेडीज़ को लंग कैंसर आ रही है, तो वो जेनेटिक म्यूटेशंस के हिसाब से होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा वी डोंट हैव एनी वे टू प्रिवेंट इट। पर स्मोकिंग एक प्रिवेंटेबल कॉज है। अगर स्मोकिंग बंद कर लेंगे तो आधा लंग कैंसर जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपने थोड़ा सा बताया कि लेडीज़ में लंग कैंसर आ रहा है जो प्रिवेंटिव नहीं है। ये कौन सा कैंसर है और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये काफ़ी बड़े चीज़ है जो लंग कैंसर की इंसिडेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो मोस्टली लेडीज़ में अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे स्मोकिंग का कोई हिस्ट्री नहीं है, तो जनरली हम सोचते हैं कि इट कुड बी ड्यू टू कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़ के हिसाब से उनको लंग कैंसर मिला है। पर इसमें जो लेडीज़ में जो लंग कैंसर मिलते हैं ना, वो इतने एग्रेसिव नहीं होते। अगर स्मोकिंग का लंग कैंसर और नॉन स्मोकिंग लंग कैंसर अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो जो स्मोकिंग का जो लंग कैंसर्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और नॉन स्मोकिंग लंग कैंसर्स होते हैं ना, उनमें कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं और सर्वाइवल जो स्मोकिंग लंग कैंसर से ज़्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर रिबेलो, महिलाओं का ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल में धुएं से बहुत वास्ता पड़ता है। यानी अभी भी दुर्भाग्य से सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं चूल्हे पर ही, यानी लकड़ी जलाकर ही या कंडे जलाकर ही अपना खाना बनाती हैं। क्या इन्हें भी लंग कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं? डेफिनेटली जो भी स्मोक इन्हेलेशन से, अगर इंडोर स्मोक इन्हेलेशन से डेफिनेटली लंग कैंसर की रिस्क ज़्यादा होती है। ऑल्दो कोरिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे स्मोकिंग और लंग कैंसर का है, पर डेफिनेटली स्मोक इन्हेलेशन, जब आप गैस नहीं यूज़ करते और लकड़ी यूज़ करते ये खाना पकाने के लिए, तो स्मोक इन्हेलेशन से डेफिनेटली लंग कैंसर की रिस्क ज़्यादा होती है। डॉक्टर रिबेलो, हम लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर के बारे में बातें कर रहे हैं, और जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में संदर्भ आया था कि ये स्मोकिंग से ज़्यादा होता है, या वे लोग जो धूम्रपान करते हैं उनमें होने की संभावना रहती है। यहाँ पर धूम्रपान के भी दो प्रकार होते हैं जो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, यानी एक एक्टिव और एक पैसिव। यानी एक व्यक्ति जो स्मोकिंग कर रहा है लेकिन उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, घर वाला, दोस्त या कुछ भी, वो भी चाहे अनचाहे सिगरेट पी ही लेता है या बीड़ी पी ही लेता है। बताएं कि ये जो पैसिव स्मोकर्स हैं, क्या इन्हें भी लंग कैंसर की इतनी संभावनाएं रहती हैं? जो एक्टिव स्मोकर से कम है, पर डेफिनेटली पैसिव स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का। और ये भी होती है कि अगर आपके पापा स्मोक करते हैं, द चांस ऑफ यू टेकिंग अप स्मोकिंग इज़ हायर। तो थोड़ा बहुत ये जो बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं फैमिलीज़ में, वी टेंड टू कॉपी आवर पेरेंट्स। तो उस वजह से इट्स नॉट जस्ट यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम, यू आर इवन पुटिंग द प्रॉब्लम ऑन योर चिल्ड्रन। तो वैसा होता है। इतने सारे प्रयास, यानी अब तो जो सिगरेट के पैकेट होते हैं उस पर बहुत सारे भयानक तस्वीरें भी आती हैं, यानी देख कर ही किसी का ख़रीदने का मन हो। इन सब के बावजूद ही इतने सारे लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं? एक्चुअली निकोटिन जो होती है ना, एक काफ़ी एडिक्टिव चीज़ होती है। उसमें डिपेंडेंस आती है, एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस आती है। तो और हमारा एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ डिफरेंट जेनेटिक प्रोफाइल्स, और कुछ जेनेटिक प्रोफाइल्स ऐसा होती है जो एडिक्शन के प्रोन है। तो इट इज़ नॉट जस्ट योर फॉल्ट। आपका जेनेटिक प्रोफाइल अगर एडिक्शन से प्रोन है, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस आपके पास है जो एडिक्शन से प्रोन है, तो यू हैव अ हायर चांस ऑफ टेकिंग अप स्मोकिंग। क्या होता है कि अभी निकोटिन सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, च्युइंगम आती हैं, निकोटिन का स्ट्रिप्स आती है। तो अगर छोड़ना चाहते हैं तो देर आर वेज टू डिलीवर निकोटिन विच इज़ द एडिक्टिव सब्सटेंस। जो आपको वो चाहत होती है ना, वो निकोटिन की वजह से होती है। और वो जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है वो होती है क्योंकि वो सिगरेट के स्मोक के अंदर टार होती है, कुछ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स होती है जो कार्सिनोजेनिक है। तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं, अभी मेडिकली हमारा पास निकोटिन सब्स्टिट्यूट्स है, च्युइंगम्स है, स्ट्रिप्स है, जिसमें आप धीरे धीरे इस बुरा हैबिट को आप छोड़ सकते हैं। आजकल ई सिगरेट भी चली है, बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पर युवा लोग, उसका
सेवन करते हैं, बताएं क्या ये भी इतनी घातक है? एक्चुअली ई सिगरेट्स के बारे में अभी तक इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, क्योंकि अगर सिगरेट और स्मोकिंग के लिए जो कोरिलेशन होती है उसके लिए हमें 20 साल मिनिमम 20 ईयर्स या 10 to 15 ईयर्स ऑफ स्मोकिंग चाहिए। तो अभी क्या है कि ये जो वेपिंग जो बोलते हैं ना, काफ़ी कॉमन हो चुका है ये यंगस्टर्स में, तो उसका जो डेटा आने के लिए अंदाज़ा और भी 5-10 साल लगेंगे। तो अभी मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ क्या रिलेशनशिप होगा वेपिंग और क्या कैंसर के हिसाब से, पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो होती है ना, वेपिंग को वो एज अ निकोटिन सब्सटीट्यूट डिवाइस रेकमेंड नहीं करते। चूइंग गम्स, स्ट्रिप्स, निकोटिन वो सब रेकमेंड करते हैं एज अ निकोटिन सब्सटीट्यूट, पर वेपिंग को रेकमेंड नहीं करते। और प्रॉब्लम वेपिंग में ये है कि अवेलेबिलिटी काफ़ी आसान है, तो बच्चे भी करने के लिए शुरू करें। लाइक 14-15 ईयर ओल्ड्स हैव स्टार्टेड वेपिंग बिकॉज इट लुक्स कूल। डॉक्टर बेलो, स्मोकिंग से क्या हर व्यक्ति जो स्मोकिंग कर रहा है, एक तो क्या उसमें कैंसर होगा ही होगा, एक प्रश्न ये। दूसरा ये कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें से क्या लगभग सभी को ही ये कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, या कुछ ऐसे प्रमाण हैं कि कुछ पर्टिकुलर इलाके, पर्टिकुलर रेसेस या पर्टिकुलर लिंग, इन लोगों को ही स्मोकिंग से कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा है? तो स्मोकिंग और लंग कैंसर में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप ऐसा है कि अगर आप एक पैक ईयर्स बोलते हैं, पैक ईयर्स का मतलब आप यू स्मोक 1 cigarette a day for 1 year is 1 pack years. So क्या होता है कि अगर आप 20 pack years का मतलब 21 cigarette per day for 20 years, तो आपका लंग कैंसर का रिस्क जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप है कि कितना आपने सिगरेट पिया और आपका कितना चांस है कैंसर आने का। पर ये नहीं है कि आप 40 पैक ईयर अगर सिगरेट पीते हो तो 100% गारंटी है कि आपको कैंसर आती है। कुछ लोगों को कैंसर नहीं आती है और कुछ लोगों को अगर 5 साल भी पिए तो भी कैंसर आती है। पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप जो बोलते हैं ना, कि जितना भी ज़्यादा डोज का सिगरेट आपने लिया है उतना ज़्यादा चांस होती है आपको कैंसर मिलने का। भारत में आपने भी सुना होगा, कुछ लोगों की आदत होती है और ज़्यादातर लोग ऐसी बातें करते हैं कि देखिए साहब, मैं सिगरेट नहीं पी, वो पड़ोस में देखिए वो जो फला फला नहीं थे, उन्होंने कभी सिगरेट बीड़ी को हाथ भी नहीं लगाया, उन्हें कैंसर हो गया, और हम तो दिन के 10 सिगरेट रोज़ फूंक जाते हैं, हम मस्त हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बहुत आम होती हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखो, या वो जस्ट लक है कि आपको कैंसर नहीं मिला है और दूसरा आदमी, एक जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं कैंसर के। ये नहीं कि सारे कैंसर्स जो आते हैं वो एनवायरमेंटल कॉजेज़ से होते हैं। कुछ जेनेटिक कॉजेज़, जेनेटिक म्यूटेशंस जो होता है वो आपके बैड लक है, तो उस वजह से भी आपको कैंसर मिल सकती है। पर डेफिनेटली अगर आप सिगरेट सेवा कर रहे हैं तो आपका जो चांस है वो जनरल पॉपुलेशन, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रूफ है। डॉक्टर बेलो, थोड़ी सी धूम्रपान की बातें और करते हैं। हालांकि शहरों में तो सिगरेट पीना आम बात है और शहर के लोग ज़्यादातर सिगरेट ही पीते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों को ये लगता है कि फ़िल्टर वाली और अच्छे फ़िल्टर वाली, हम भारत से बाहर बनी हुई कुछ अच्छी क्वालिटी के सिगरेट पिएंगे तो हमें कम नुकसान होगा, या वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, या वो नॉन कैंसरस होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि गांव में जहाँ बीड़ियों का ज़्यादा चलन है, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा आदिवासी अंचल में, बीड़ी पिए अगर उनकी सुबह नहीं होती और रात नहीं होती और दोपहर नहीं होती, तो क्या बीड़ी या सिगरेट या दूसरे जो धूम्रपान के तरीके हैं, इनमें भी कुछ ऐसा फ़र्क है कि इसके सेवन से कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और इसके सेवन से कैंसर होने की संभावनाएं कम हैं? एक्चुअली क्या है कि कोई भी फॉर्म टोबैको आप यू कैन स्मोक इट, यू कैन ईट इट, जो भी फॉर्म टोबैको है ना, उसमें कैंसर की रिस्क ज़्यादा होती है। और फिल्टर के बारे में आपने बात किया, क्या होता है कि ये फिल्टर्स जो है ना, आपका जो डेप्थ ऑफ स्मोकिंग इंक्रीज़ होती है। जब फिल्टर्स आती है तो डेप्थ ऑफ स्मोकिंग इंक्रीज़ होती है, तो आपका जो डिलीवरी ऑफ वो थोड़ा स्मूथ होती है, तो आप और भी ज़्यादा खींचते हैं, तो आपका कैंसर का रिस्क बाई यूजिंग फिल्टर सिगरेट उसमें कम नहीं होती है। बीड़ी डेफिनेटली क्या है कि डेटा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो चुके, पर टाटा में कुछ पॉपुलेशन बेस्ड डेटा है जिसमें कोई भी फॉर्म, आप गुटखा खाओ, आप स्नफ खाओ, आप स्मोक कर लो, जो कोई भी फॉर्म ऑफ टोबैको आप लेते हैं, उसमें आपका कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। और फिल्टर से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं आती है आपका कैंसर का रिस्क में, और ना ब्रांड से आती है। फिट उदयपुर प्रोग्राम है, मेहमान है डॉक्टर रोहित रुबेलो, बातें हो रही लंग कैंसर के बारे में। डॉक्टर रुबेलो, धूम्रपान तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पिक करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे में चाहे अनचाहे हम लोग उसका इनटेक करते रहते हैं, और उसमें ख़ास तौर पर प्रदूषण के साथ साथ औद्योगिक प्रदूषण, और साथ में आप देखें कि वेहिकुलर प्रदूषण, ये बहुत सारी चीज़ों का प्रदूषण हमारे यहाँ है। और
ऐसे भी डेटा हैं कि हमारे कुछ शहरों में तो शायद रहने लायक स्थिति नहीं है, यानी दिल्ली का वायु जो है वो इतनी ख़राब है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जिनको लंग्स संबंधी, श्वास संबंधी प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी, वहाँ जाने के बाद हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। बताएं कि ये जो प्रदूषण है और जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्या ये हमारे कैंसर का, ख़ासतौर पर लंग कैंसर का सबब बन सकता है? हो सकती है। एग्जैक्ट कोरिलेशन अभी तक डेटा में नहीं दिख रही है, पर डेफिनेटली क्या है कि अगर आप देख लेंगे कि लास्ट 35-40 ईयर्स में स्मोकिंग की कंजम्पशन एक्चुअली तो थोड़ा बहुत कम हो चुका है, पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है और लंग कैंसर का भी अगर ग्राफ देख लेंगे तो ज़्यादा हो रही है। तो डेफिनेटली कोई भी एनवायरमेंटल टॉक्सिन जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होती है कैंसर का, इट फाइनली लैंड्स अप इन कैंसर। सो डेफिनेटली कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है, इट definitely does help lead to high risk of developing lung cancers. डॉक्टर बेलो, कोई दूसरा रोग और लंग कैंसर, इनका भी कोई रिलेशन है? फ़र्ज़ कीजिए किसी व्यक्ति को टीबी है फॉर एग्जांपल, यानी उसके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फेफड़ों संबंधी और कोई रोग है, तो क्या वो लंग कैंसर से पीड़ित हो, इसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं या बनती हैं? एक्चुअली वो नहीं है, पर क्या होता है कि काफ़ी पेशेंट्स में हम देखते हैं कि उनको मिसडायग्नोस करते हैं कि लंग कैंसर को टीबी जैसा ट्रीट करते हैं, बीमारी 6 महीने तक और भी ज़्यादा होकर फिर 4th स्टेज में आते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जब पेशेंट्स पेरिफेरी में फिजिशियंस को दिखाते हैं, अगर वो एक्चुअली सीटी स्कैन और ये सब फैसिलिटीज़ अगर नहीं है, सिर्फ एक्सरे पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो क्या होता है कि काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा है कि 2-3 महीने का एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेकर फिर वापस टर्शियरी सेंटर को आते हैं, तब हम सीटी स्कैन कर बायोप्सी करने के टाइम पर लंग कैंसर डिटेक्ट होती है। डेफिनेटली कोई कोरिलेशन नहीं है कि अगर आपको टीबी का बीमारी है तो आपको लंग कैंसर मिलेगा, पर एक मिसडायग्नोसिस जैसी होती है जिसमें पेशेंट्स को एक्चुअली लंग कैंसर था पर उसको टीबी का इलाज मिल रही है। डॉक्टर बेलो, हमारे लंग्स यानी हमारी ऑक्सीजन की फैक्ट्री, हमारे जीवन का, प्राण का आधार, ये कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो सच में दिक्कतें आती हैं। बताएं कि क्या कुछ आदमी करे जिससे हमारे लंग्स स्वस्थ रहें? एक प्रश्न तो ये, और दूसरा ये कि बढ़ती चुनौतियों के बीच में क्या ये कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति, ये पता लगा सकता है कि उसे लंग कैंसर है या हो रहा है, या जिसे आप फर्स्ट स्टेज कहते हैं, इसका कुछ एंटिसिपेशन, कुछ अंदाज़ा उसको भी हो सकता है? देखो क्या होता है कि अगर आपका स्मोकिंग का हिस्ट्री 20 साल का, मैंने पैक ईयर्स के बारे में आपको समझाया था पहले, अगर 20 पैक ईयर्स से ज़्यादा आपने स्मोकिंग किया है तो अभी गाइडलाइन के हिसाब से आप एक लो डोज सीटी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें हम लंग कैंसर्स को काफ़ी जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। लंग कैंसर्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो सिम्टम्स जब आती है ना, जैसे मेन सिम्टम्स होती है कॉफ, और थोड़ा बहुत कुछ पेशेंट्स को थोड़ा बहुत ब्लड बाहर आती है, जब कॉफ के साथ स्पुटम आती है तो ब्लड बाहर आती है, पर ये जो सिम्टम्स है ना वो काफ़ी लेट स्टेजेस पर पता चलती है। तो इस वजह से एक्चुअली उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। तो इसलिए अभी अगर आपका पैक ईयर ज़्यादा है तो आपका हाई रिस्क चांस है कि आपको लंग कैंसर है, तो आप एक लो डोज स्क्रीनिंग सीटी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलती है कि आपका लंग कैंसर है या नहीं। और कोई भी तरीका नहीं है जिससे कोई व्यक्ति ये पता लगा सके कि उसे लंग कैंसर की फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज है? नहीं, एक्चुअली इसलिए मैंने बोला लो डोज सीटी स्कैन मैंने बोला, और वो भी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए ही हम रेकमेंड करते हैं। अगर आप कभी भी सिगरेट का सेवन नहीं किया है तो इट इज़ नॉट रेकमेंडेड, पर अगर आप 20 पैक ईयर से ऊपर है तो इट इज़ रेकमेंडेड। उसके बिना कोई भी ये सिम्टम्स जो आती है वो काफ़ी जनरल सिम्टम्स आते हैं, जो आप सोचेंगे कि मुझे सर्दी जुकाम है, तो इसलिए काशी आती है, थोड़ा बहुत ब्रेथलेसनेस होती है, तो ये सब हमारा काशी जुकाम की वजह से भी हो सकती है। तो सिम्टम्स काफ़ी नॉन स्पेसिफिक है, और यही एक चीज़ है जिसमें पेशेंट्स थोड़ा बहुत अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस हो सकते हैं। डॉक्टर बेलो, इस बात का अर्थ ये लगाया जाए कि आपके पास लंग कैंसर के पेशेंट्स जब आते हैं तो वो शायद तीसरी स्टेज या चौथी स्टेज में होते होंगे, यानी ये मामला ज़्यादा खतरनाक हो जाता है? डेफिनेटली मोस्ट पेशेंट्स तो तीसरा स्टेज में ही होती है, और ऑलमोस्ट 30-40% 4th स्टेज का, मतलब बीमारी फैल चुका है और हम 4th स्टेज का बीमारी को क्योर नहीं कर सकते। पर 3rd स्टेज का बीमारी ठीक है, अभी इम्यूनोथेरेपी जो आ चुकी है, अगर पेशेंट्स अफोर्डेबल है तो इम्यूनोथेरेपी में एक्चुअली सर्वाइवल लंग कैंसर का ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पहले अगर 2 साल पहले हम देखते हैं और आज का स्थिति में अगर हम देखते हैं इम्यूनोथेरेपी के हिसाब से 4th स्टेज का बीमारी भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 3rd स्टेज का बीमारी भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो थेरेपी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका है, पर डेफिनेटली पेशेंट्स अगर सोचो कि फर्स्ट स्टेज में आते हैं तो उस पेशेंट को एक्चुअली सर्वाइवल हम 80-85% से ज़्यादा बोल सकते हैं, पर 3rd स्टेज में वो 30-40% के हिसाब से ही होती है। मैं 5 ईयर सर्वाइवल के बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर बेलो, ये जो 3rd स्टेज में पेशेंट्स आते हैं, ये क्या क्या सिम्टम्स लेकर आप तक आते हैं जिसकी वजह से डायग्नोसिस आपको करना पड़ता है और पता चलता है कि इन्हें कैंसर है? जनरली क्या होता है कि
कुछ ये हमारा स्पाइनल कॉलम जो वर्टिब्रल कॉलम जो है होती है ना, वो लंग्स के काफ़ी पास है। तो जब ये ग्रोथ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जाती है तो दर्द, बैक पेन शुरू होती है। दूसरी चीज़ होती है कि पेशेंट जनरली कॉफ विद खांसी के साथ ब्लड आती है। तो ये जनरल सिम्टम से पेशेंट्स आते हैं। नहीं तो दूसरी कारण होती है कि वजन काफ़ी कम होती है, 2-3 महीने में 10 किलो वजन कम हो चुका है, ठीक है। तो ये मेन सिम्टम से पेशेंट्स एक्चुअली आते हैं। या श्वास का दिक्कत के साथ पेशेंट्स हमारा जनरल मेडिसिन के पास आते हैं, एक्सरे करते हैं, उसमें फिर सीटी करते हैं, गांठ होती है और फिर बात इधर आते हैं। यह है रेडियो लेक्सिटी, प्रोग्राम है फिट उदयपुर। मेहमान है कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित रिबेलो। डॉक्टर रिबेलो, लंग कैंसर की बात हमने की, थोड़ा सा ये बताएं कि इसका क्या क्योर है। जैसे ही आप तक आता है कोई व्यक्ति, तो मात्र सर्जरी या इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी यही इलाज है, या फूड या ड्रिंक या कोई दूसरी वैकल्पिक चिकित्सा भी इसका इलाज या उपाय हो सकता है? तो इलाज तो स्टेज बाय स्टेज जाती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में सर्जरी का इलाज काफ़ी बढ़िया है। डेफिनेटली कीमोथेरेपी देनी पड़ती है सर्जरी के बाद में, क्योंकि नहीं तो बीमारी वापस फैलने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। पर सर्जरी फर्स्ट और सेकंड स्टेज में सर्जरी का काफ़ी बड़ा रोल है। थर्ड स्टेज में अगर पेशेंट्स आते हैं तो जनरली क्या करते हैं, हम रेडिएशन देते हैं, कीमो रेडिएशन देनी पड़ती है, और कीमो रेडिएशन के बाद हमें इम्यूनोथेरेपी देनी पड़ती है। इसमें सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर पेशेंट फोर्थ स्टेज में आता है तो काफ़ी नए टारगेटेड थेरेपीज़ है। वो इसलिए मैंने बोला कि जो फीमेल्स में जो एक लंग कैंसर आती है उसमें EGFR और ALK म्यूटेशंस काफ़ी कॉमन है। ये लंग कैंसर जो होते हैं उसमें फोर्थ स्टेज में भी अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो लोग 3-4 साल ज़िंदा रह सकते हैं, जो पहले सिर्फ 1 साल से कम ज़िंदा रहते थे। अगर ये टारगेटेबल म्यूटेशंस आती है तो काफ़ी लंबा समय तक ज़िंदा रह सकते हैं। दूसरी चीज़, इम्यूनोथेरेपी का काफ़ी बड़ी रोल है फोर्थ स्टेज में। थर्ड स्टेज में भी है, पर फोर्थ स्टेज में काफ़ी बड़ी रोल है जिसमें सर्वाइवल हम पुश कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस में लंग कैंसर में सर्जरी से शुरू होता है अर्ली स्टेज में, रेडिएशन आती है तीसरा स्टेज में, और फोर्थ स्टेज में कीमो और इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज आते हैं। डॉक्टर रिबेलो, कैंसर को लेकर लोग बहुत सारे भय पालते हैं। बीमारी से ज़्यादा भय ये पालते हैं कि अगर हमें कैंसर हो गया तो इसका इलाज बहुत महंगा है। कुछ कहते हैं साहब कुछ दवाइयाँ लाखों रुपए की कॉस्ट में आती है, आपकी थेरेपी भी लाखों रुपए उसके लगते हैं। फिर उसमें से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कैंसर के इलाज क्या पता हमारे शहर में हो ना हो, हम बड़े शहर जाएँ। उदयपुर के लोग तो वैसे भी अहमदाबाद जाते हैं, और उसके बाद यहाँ भी कुछ ना हुआ तो हम अमेरिका जाएंगे कैंसर के इलाज के लिए, क्योंकि शायद वहाँ सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। तो ये बताएं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट अगर है तो बहुत महंगा है, आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और ट्रीटमेंट में भी धीरे धीरे आपके शहर में वो नहीं है, फिर अहमदाबाद जाएँ या बाद में अमेरिका जाएँ। ये तमाम चीज़ें कितनी सच हैं कितनी झूठ? देखिए, जो भी थेरेपी अमेरिका में हो रही है, जो भी इम्यूनोथेरेपी अमेरिका में हो रही है, टारगेटेड थेरेपी जो भी हो, वो हम इंडिया में दे सकते हैं। और मेरा सारा मेडिकल एजुकेशन कर्नाटक से है, तो मेरा ऑलमोस्ट सारा मेडिकल एजुकेशन मैंगलोर और बैंगलोर से है। तो जो भी ट्रीटमेंट उधर चल रही है हम इधर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, न्यू दिल्ली से आती है, हमारा नेशनल मेडिकल काउंसिल से। सो ये सोच काफ़ी गलत है कि उधर जाओ आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। डेफिनेटली अगर आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो रोबोटिक सर्जरी वो उदयपुर में नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ है जो अहमदाबाद में भी बेटर है, पर जो भी US में होती है वो इंडिया में होती है। अगर अहमदाबाद में नहीं होती है तो बॉम्बे में होती है, नहीं होती है तो दिल्ली में होती है। तो विदेश जाने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रही है। कुछ न्यू ड्रग्स होते हैं जो डेफिनेटली क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से वो US में पहले चलती है, फिर इंडिया आती है। पर ट्रीटमेंट के हिसाब से अभी उदयपुर में आप राजस्थान में तो चिरंजीवी का स्कीम है, तो चिरंजीवी का स्कीम है तो हम रेडिएशन उसमें कर सकते हैं, सर्जरी उसमें कर सकते हैं, पेट CT उसमें कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ है फ्री में होती है, और हमारा कॉम्प्रहेंसिव अनंता कैंसर सेंटर में सारी चीज़ एक ही रूफ के अंदर है। तो ये आपका चिरंजीवी का, अगर आपके पास बायोप्सी का रिपोर्ट है तो ये सब अगर चिरंजीवी स्कीम में हम फ्री में कर सकते हैं। और ये सारा जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे पेट स्कैन स्टेजिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है, और कीमो रेडिएशन काफ़ी अच्छा, जो टारगेटेड वॉल्यूमेट्रिक VMAT और IGRT ये सब रेडिएशन भी हम उदयपुर में ही दे सकते हैं, और वो भी अगर चिरंजीवी है तो फ्री में दे सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर चिरंजीवी नहीं था तो ये सारा इलाज 4 से 5 लाख का होती है, पर अब चिरंजीवी में एक्चुअली मेरे पेशेंट सब फ्री में ही लेते हैं। यानी सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत सारे लोग ले सकते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है। डॉक्टर रिबेलो, जाते जाते संक्षेप में तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे जिसकी वजह से उन्हें लंग कैंसर ना हो, और हो तो जल्दी डिटेक्ट और वो ठीक हो जाए?
डेफिनेटली अभी लंग कैंसर का स्क्रीनिंग आ चुका है, तो लो डोज सीटी अगर आप हाई रिस्क में आते हैं, आपका डॉक्टर के साथ जाकर एक कंसल्टेशन लेकर अगर वो डिसाइड करते हैं कि आप हाई रिस्क फीचर्स मीट करते हैं, तो लो डोज सीटी स्कैन का स्क्रीनिंग आ चुका है, जिसमें हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज जितना भी अर्ली स्टेज डिटेक्ट करते हैं आपका सर्वाइवल उतना ही ज़्यादा होता है। डेफिनेटली द बिगेस्ट कॉज ऑफ लंग कैंसर इज स्मोकिंग एंड स्मोकिंग। तो अगर स्मोकिंग और तंबाकू का जो सेवन वो कम करे तो डेफिनेटली आधे जो लंग कैंसर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और डेफिनेटली हमारा जो पॉपुलेशन का सर्वाइवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लंग कैंसर में काफ़ी लोग मरते हैं, मोर्टालिटी जो बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा है लंग कैंसर में, काफ़ी लोग मरते हैं। तो मेनली मैं यही बोलूँगा कि अभी स्क्रीनिंग, जैसे सर्वाइकल कैंसर में हम स्क्रीनिंग बोलते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। अभी इंडिया में वैक्सीनेशन भी शुरू होगा, सीरम इंडिया का एक वैक्सीन आ जाएगा सर्वाइकल कैंसर से। तो लंग कैंसर में कोई वैक्सीन नहीं है, पर स्क्रीनिंग डेफिनेटली अगर आप हाई रिस्क में हैं, आपका फिजिशियन को कंसल्ट कर आप स्क्रीनिंग लो डोज सीटी कर सकते हैं, और तंबाकू का सेवन अगर कम कर लेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी फ़र्क पड़ेगी ये लंग कैंसर का इंसिडेंस को कम करने के लिए। डॉक्टर रोहित रिबेलो, आपका हृदय से आभार।